गौरी की बचपन से ही इतिहास और पुरातत्व विषय में रुचि रही। रुचि की वजह गौरी के दादाजी थे। गौरी के दादाजी पुरातत्व विभाग में कार्यरत थे और हमेशा गौरी को ऐतिहासिक कहानियों, महलों या खुदाई से मिली चीज़ों के बारे में किस्से सुनाया करते। गौरी भी बहुत चाव से उन्हें सुनती रहती थी। दादा और पोती दोनों ही एक जैसी पसंद रखते थे। जब तक दादाजी जीवित थे तब तक घर में यूनिक और एंटिक चीज़ों का संग्रह हुआ करता था। बाद में ये कार्य गौरी करने लगी। दोनों के शौक ने घर को किसी म्यूजियम की तरह बना दिया था। ऐसे ही एक बार एक प्रदर्शनी विजिट के दौरान गौरी के दादा की नज़र एक शीशे पर पड़ी। शीशा गौरी के दादाजी के कद के बराबर का था। एक ही नज़र में शीशा उनके मन को भा गया। फिर क्या था, उन्होंने तुरंत वो शीशा खरीद लिया और उसे अपने घर की सीढ़ी पर ऐसे लगवाया कि सीढ़ी चढ़ने वाले का पूरा अक्ष उसमें समा जाए। घर की बनावट कुछ इस तरह की थी। सबसे पहले लोहे का बना बड़ा सा गेट, उसके बाद खाली जगह जहां औषधीय पौधों के गमले रखे हुए थे। फिर घर की बिल्डिंग जिसके नीचे सटी हुई सीढ़ियां जो ऊपर की ओर जाती है। गौरी को भी वो शीशा बहुत पसंद आया, पर गौरी के पिता को वो शीशा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वजह थी कि सीढ़ी के ठीक सामने वाली पूरी जगह को शीशे ने घेर लिया और सीढ़ी चढ़ते समय अपने ही प्रतिबिंब को देखकर हर कोई भयभीत हो जाता था। शीशे को इस जगह से हटाने की मांग वो कई बार कर चुके थे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर शीशा सीढ़ी से हटाया नहीं गया तो वो उसे तोड़ देंगे, पर दादा पोती के आगे उनकी एक ना चली। एक दिन गौरी के पिता अपने ऑफिस से जल्दी ही घर आ गए। उनका सर दर्द के मारे फट रहा था। आराम करने के उद्देश्य से घर आना ही उन्हें उचित लगा। घर आने पर मुख्य द्वार पर उन्हें ताला मिला। डोरमेट के नीचे से चाबी ली और ताला खोलकर अंदर आ गए। गौरी के पिता ने पहली सीढ़ी पर कदम रखा ही था कि वो पीछे की ओर हो गए। उन्हें लगा जैसे किसी ने धक्का देकर पीछे धकेल दिया। गौरी के पिता ने अपने कंधे से फिसलते बैग और खुद को संभालते हुए फिर से सीढ़ी पर पैर रखा और जैसे ही सामने देखा तो उन्हें शीशे में एक आदमी दिखाई दिया। ये तो रोज की ही बात थी जिससे गौरी के पिता चिढ़ते थे। गौरी के पिता ने रोज की तरह मुंह नीचे किया और सीढ़ी चढ़ने लगे। 3-4 सीढ़ी चढ़ लेने पर जैसे ही उन्होंने मुंह सामने की ओर किया तो वो धक से रह गए। इस बार भी उसी पोजीशन में खड़े हुए आदमी को उन्होंने देखा। वो वहीं ठहर गए। शीशे में गौरी के पिता ही थे, पर उस तरफ कोई भी गतिविधि नहीं हो रही थी। गौरी के पिता ने अपना हाथ हिलाया, लेकिन सामने वो प्रतिबिंब दोनों हाथ नीचे किए हुए था। माजरा क्या है ये जानने की उत्सुकता से गौरी के पिता ऊपर की ओर चढ़े। अब भी प्रतिबिंब वैसे ही भूत की तरह खड़ा रहा। गौरी के पिता सबसे अंतिम सीढ़ी पर पहुंच गए और चेहरे पर नए नए हाव भाव लाते हुए कभी जीभ बाहर निकालते तो कभी हाथ और पैर को चलाते, पर इन सभी क्रियाओं के दौरान वो प्रतिबिंब वैसा ही खड़ा रहा। गौरी के पिता समझ गए कि क्यों उनके पिताजी इसे शैतानी शीशा कहते थे। पर ये क्या, गौरी के पिता विचार कर ही रहे थे कि तभी उस प्रतिबिंब ने उनका गला पकड़ लिया। गौरी के पिता को ब्लड प्रेशर की बीमारी थी।
उनका बीपी लो हो गया और वो बेसुध होकर वहीं गिर पड़े। शाम 6 बजे गौरी की मम्मी जब सत्संग से घर लौटी तो उनके होश उड़ गए। सीढ़ी पर अपने पति को ऐसे देखकर वो बुरी तरह घबरा गई। उनके पास पूजन का जल से भरा कलश था। उन्होंने अपने पति के मुख पर जल के छींटे मारे, जिससे गौरी के पिता की मूर्छा टूटी। गौरी की माँ उन्हें सहारा देकर अंदर ले आई। नाराज होते हुए वो कहने लगी, इसीलिए कहती हूँ खान पान का ध्यान रखा करो, पर मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं है। सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। गौरी की माँ बड़बड़ाती रही, पर गौरी के पिता अब भी सदमे से उबर नहीं पाए। चुपचाप नीचे गर्दन किए वो सब कुछ सुनते रहे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहे, कौन उनकी बात मानेगा। उल्टा सब उनकी हंसी ही उड़ाएंगे। और आधी उम्र होने आई है और बच्चों जैसी बातें कर रहा हूँ, ये कहकर मेरा मजाक उड़ाएंगे। गौरी को अपनी माँ से सूचना प्राप्त हो गई थी। वो भी ऑफिस से भागी भागी आई। आते ही पिताजी से मिली। बार बार एक ही प्रश्न किए जा रही थी, आज तक तो आपको कभी ये चक्कर नहीं आए और आप इसे चक्कर खाकर नहीं गिरे, और बीपी तो अभी भी नॉर्मल ही है। अचानक ऐसा क्या हुआ? गौरी के पिता भी यही दोहराते। कह तो दिया, स्वास्थ्य सही नहीं होने पर ही तो ऑफिस से छुट्टी लेकर आया था। शुक्र है घर आकर ही ये सब हुआ, बाहर कहीं गिरता तो तुम लोगों को पता भी नहीं चलता। पर बेटा, मेरी एक बात मानोगी? उस शीशे को प्लीज वहां से हटा दो। तुम्हारे दादाजी ने तो मेरी एक नहीं सुनी, पर तू तो मेरी बात मान ले बेटा। आज की घटना के बाद गौरी ने बिना किसी तर्क वितर्क के अपने पिताजी की बात मान ली और अगले ही दिन शीशा अपने रूम में रखवा लिया। अब गौरी के पिता का तो उस शीशे से सामना नहीं होता था, पर वो शैतानी शीशे के अब भी घर में होने से उनके मन में भय रहता था कि ये मेरे परिवार का अनिष्ट ना करते। उन्होंने तय कर लिया कि किसी भी तरह से मैं इस शीशे से छुटकारा ले ही लूंगा। एक रात जब गौरी सो रही थी, तभी उसकी नींद किसी बड़बड़ाहट से टूटी। उसे लगा जैसे कोई उसके रूम में ही किसी से बातें कर रहा हो। रात के 3 बज रहे थे। वो उठी और उठकर बालकनी तक गई। बाहर सिवाय कुत्तों के कोई नहीं दिखा। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। झिंगूर की आवाजें आ रही थी। जैसे ही वो पलटी, उसके सामने कोई आकृति उसे खड़ी दिखी और पलक झपकते ही गायब हो गई। नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी में कुछ भी साफ ना दिखाई देने के कारण गौरी असमंजस की स्थिति में हो गई। अब तो रोज रात को गौरी को अपने कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आती। जैसे ही वो उठकर बैठ जाती तो आवाजें भी बंद हो जाती। उसने अपनी माँ से इस बात का जिक्र किया तो माँ ने ये कहकर ध्यान नहीं दिया कि इसीलिए कहती हूँ ये हेडफोन लगाकर मत घुमा करो, पर इस घर में मेरी तो कोई सुनता ही कहाँ है। बहरी हो गई तो गूंगा पति ढूंढ लेना। ये कहकर माँ दोबारा सब्जियां काटने लगी और चिढ़कर गौरी भी वहां से चली गई। आज रविवार है। गौरी के पिता आज किसी जरूरी काम से अपने गांव गए हैं। गौरी ने अपनी बेस्ट फ्रेंड शनाया को गपशप के लिए घर पर ही बुला लिया था। शनाया एक फैशनेबल लड़की है। उसे सजने संवरने का शौक है। आज जैसे ही वो गौरी के रूम में एंटर हुई, उसने इतना बड़ा शीशा देखा और गौरी से कहने लगी, अरे वाह, लगता है आजकल तुम्हें भी सजने संवरने का शौक चढ़ गया है। शनाया की ऐसी बातें सुनकर गौरी खिंच गई। गौरी के स्वभाव में आए परिवर्तन से शनाया भी गंभीर हो गई। अचानक ही रूम में पसरी शांति को गौरी की हंसी ने दूर किया। वो शनाया के कंधों पर अपने दोनों हाथ रखते हुए बोली, मिस शनाया जी, आपके चेहरे पर अगर गंभीरता आ गई तो फिर आपके लाखों फैन का मनोरंजन कैसे होगा? शनाया इस बात पर हल्का सा मुस्कुरा दी। फिर गौरी ने कहा,
मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ, तब तक तुम अपने एक्ट की रिहर्सल कर लो। और हाँ, मुझे तुम्हारी बेस्ट परफॉर्मेंस देखनी है, इसीलिए कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। आपकी ये दर्शक यूं गई और यूं आई, चुटकी बजाते हुए गौरी ने कहा। शनाया को एक्टिंग मॉडलिंग का शौक था और उसका ये शौक अब उसका जुनून बन चुका था। वो कई जगह ऑडिशन दे चुकी थी। उसे कल भी भारत कला केंद्र में एक नाटक में नर्तकी का किरदार अदा करना था। उसी की प्रैक्टिस के लिए वो शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई और तरह तरह के डांस स्टेप्स करने लगी। जब उससे डांस के सही मूव्स नहीं हुए तो वो शीशे पर बिगड़ती हुई बोली, ये शीशा ही बेकार है, सही से मेरी छवि ही नहीं दिखा रहा। डांस करते हुए वो इतनी मगन हो गई कि उसे ये दिखाई ही नहीं दिया कि शीशे में उसका प्रतिबिंब बिना किसी हलचल के खड़ा हुआ है। जब शनाया के पैर में बंधे घुंघरू से एक मनका टूटकर उसके पैरों में आ चुभा, तब जाकर शनाया के पैर थमे। घुंघरू का पट्टा खोलते समय सहसा उसका ध्यान शीशे की ओर गया तो वो दंग रह गई। शीशे में वो खुद को गुस्से में खड़ा हुआ देख रही थी। वो उठकर कौतूहलवश शीशे के सामने चली जाती है। वो अपने हाथ से नृत्य की मुद्रा बनाकर देखती है, पर प्रतिबिंब अभी भी वैसा ही खड़ा था। शनाया पढ़ी लिखी लड़की थी और विज्ञान के युग पर यकीन करने वाली थी। उसे शीशा भी किसी टेक्निक से बना हुआ लगा। उसने गुस्से में खड़े अपने ही प्रतिबिंब के चेहरे पर जैसे ही अपना हाथ रखा, प्रतिबिंब ने उसे खींचकर तमाचा जड़ दिया। शनाया एकदम से पीछे हो गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसके साथ ये क्या हुआ। तभी हाथ में ट्रे लिए गौरी वहां आ गई। ये लीजिए सुपर डांसर, आपका चाय नाश्ता तैयार है। ये कहकर जैसे ही उसने शनाया को देखा तो उसके चेहरे की उड़ी हुई रंगत से वो चौंक गई। गौरी ने कहा, अरे शनाया, क्या हुआ? शनाया ने कहा, कुछ नहीं, तेरे शीशे को मेरा डांस शायद पसंद नहीं आया। ये कहकर हंसते हुए उसने ट्रे से चाय का प्याला उठा लिया। कुछ देर यहाँ वहाँ की बातें करने के बाद शनाया ने ये कहकर गौरी से विदा ली कि कल अगर तू भारत कला केंद्र नहीं आई तो फिर अपनी दोस्ती को भूल ही जाना। रात के 2 बज रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था। सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज आ रही थी। गौरी को आज नींद नहीं आ रही थी, फिर भी मुंह पर चादर ओढ़े आंखें बंद करके वो लेटी रही। तभी उसे हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। वो वैसे ही लेटी रही, गौर से आवाज को सुनने लगी। अब उसे बीच बीच में हंसने की आवाजें भी आने लगी। चादर की ओट से जैसे ही उसने मिचमिची आंखों से देखा तो उसके होश उड़ गए। शीशे के सामने एक नौजवान व्यक्ति खड़ा था। वो खुद से ही बातें कर रहा था। गौरी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो सपना देख रही है या हकीकत। तभी बाहर गौरी की माँ वॉशरूम के लिए आई थी। उनके आने की आहट पाते ही वो नौजवान दोबारा शीशे में समा गया। ये दृश्य देखने के बाद गौरी की नींद और होश दोनों ही हवा हो गए। उसकी पूरी रात जागते हुए कटी। सुबह ठंडी हवा के झोंकों से उसे नींद आ गई। करीब सुबह 10 बजे माँ ने दरवाजा खटखटाया। अरे गौरी, आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? अनसाई आवाज से गौरी बोली। नहीं माँ, आज छुट्टी ली है। गौरी जैसे ही उठकर बैठी, रात के सभी दृश्य उसके सामने उसे दिखने लगे। उसने तुरंत रूम छोड़ दिया और अपनी माँ के पास गई और माँ से कहने लगी, माँ, क्या सच में भूत होते हैं? गौरी की माँ ने कहा, होते ही होंगे, तुम उन्हें भी अपने घर बुला लेना। कबाड़ ला लाकर घर को भूतिया तो बना ही दिया है।
अब जैसा घर है वैसे सदस्यों को भी ले आओ। गौरी कुछ नहीं बोली और वहां से चली गई। वो नहाकर तैयार होकर भारत कला केंद्र रवाना हो गई। उसने तय कर लिया कि आज मैं शनाया को सारी बात बताऊंगी। चंद मिनटों में ही वो कला केंद्र पहुंच गई। शनाया मंच के पीछे बने कक्ष में थी। गौरी ऑडिटोरियम में आगे वाली कतार में जाकर बैठ गई। शनाया की परफॉर्मेंस चौथे नंबर पर थी। गौरी का मन बेचैन था। वो जल्द से जल्द शनाया से मिलना चाहती थी। उसने किसी भी परफॉर्मेंस को ठीक से नहीं देखा। शनाया की परफॉर्मेंस अनाउंस होते ही उसकी जान में जान आई। परफॉर्मेंस खत्म हुई। ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। गौरी के मन को भी कुछ सुकून मिला। वो ऑडिटोरियम से बाहर आ गई और थोड़ी ही देर में शनाया भी वहां आ गई। फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, ये कहकर गौरी ने शनाया को गले से लगाकर उसे बधाई दी। शनाया गंभीर होकर बोली, गौरी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, चलो कैंटीन में। चाय ऑर्डर करके शनाया कहने लगी, देखो गौरी, कल तो मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया, लेकिन अब तो मेरी बात को हंसी में बिल्कुल मत टालना। उसके बाद शनाया ने कल हुई सारी घटना गौरी को बयां की। गौरी ने भी रात का आंखों देखा हाल उसे सुनाया। शनाया ने गौरी को हिदायत दी, घर में रहकर इस विषय पर किसी से चर्चा मत करना। अंकल आंटी को भी बाहर ही कहीं सारी बात बताना। गौरी ने कहा, तू ठीक कह रही है शनाया, वैसे भी माँ बात को हंसी में ही ले लेगी और पापा तो अभी अपने काम गए हैं। सोच रही हूँ माँ के साथ आज तेरे घर पर ही रह जाऊं। तभी शनाया ने कहा, ये बहुत अच्छा आइडिया है। गौरी ने अपनी माँ को फोन किया और शनाया के घर आने को कह दिया। फिर उसने अपने पापा को फोन किया और उनसे भी यही कहा। गौरी के पिता ने कहा, बेटा मैं कल सुबह आऊंगा। अगली सुबह गौरी के पिता अपने एक मित्र मिश्रा जी के साथ शनाया के घर आए। शनाया और गौरी ने अपनी आप बीती उन लोगों को बताई। गौरी के पिता ने भी सीढ़ी पर हुए हादसे का जिक्र किया। सबकी बात सुनकर गौरी की माँ बहुत ज्यादा घबरा गई और कहने लगी, हे भगवान, इतने दिनों तक हम लोग भूत के साथ रह रहे थे, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। अगर आप लोग मेरी सुनते ना तो उस भूत की मजाल नहीं होती कि वो हमारे घर में टिक पाता। मैं तो अब उस घर में कदम नहीं रखूंगी। भाभी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं भी इसी सिलसिले में यहाँ आया हूँ। हम दोनों जाकर उस शीशे को एक बार देखते हैं। उसके बाद गौरी के पिता और मिश्रा जी गौरी के घर पहुँचते हैं। शीशा गौरी के रूम में है, ये कहकर गौरी के पिता ने अपने मित्र को रूम की दिशा बता दी। मिश्रा जी अकेले ही रूम में गए। शीशा दरवाजे के बाईं तरफ था। मिश्रा जी शीशे के सामने जाकर खड़े हो गए। उन्हें अपना प्रतिबिंब काला दिखाई दे रहा था। उन्होंने बिना देर किए शीशे को अभिमंत्रित धागे से बांध दिया। शीशा थरथराने लगा, मानो भूकंप आ गया हो। मिश्रा जी बाहर आकर गौरी के पिता से कहते हैं कि हमें इस शीशे का इतिहास जानना होगा। कैसे, कब और कहां से ये शीशा आया, सारी बात जान लेने के बाद मिश्रा जी ने शीशे का बिल मांगा। बिल पर दुकानदार के नंबर थे। उससे बात करने पर पता चला कि उसने भी वो शीशा एक मार्केट से लिया था। उस मार्केट के दुकान के मालिक का नाम और पता उसने दे दिया। गौरी के पिता और मिश्रा जी उस मार्केट की शॉप पर पहुंचे। मिश्रा जी ने उनसे पूछा, इस शीशे को ध्यान से देखिए। मिश्रा जी ने उन्हें शीशे की तस्वीर दिखाई और कहा कि क्या इसे आपकी दुकान पर बेचा गया था? उस दुकानदार ने कहा, जी, ये हमने ही बेचा था। तभी मिश्रा जी ने उनसे कहा, आपके पास ये शीशा कैसे आया? दुकानदार बोला, यही कोई 1-2 साल पहले एक मैडम जी बेच कर गई थी।
और मुझसे उसकी कोई कीमत भी नहीं ली थी। मैंने भी महंगे शीशे के बदले उन्हें एक शोपीस दे दिया था। मेरे पास उनका पता लिखा हुआ है। ये कहकर वो डायरी ले आया और तेजी से पन्ने पलटने लगा। गौरी के पिता और मिश्रा जी को उस औरत के घर का पता मिल चुका था। गौरी के पिता और मिश्रा जी उस पते को ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। बंगला बेहद खूबसूरत था। बैल बजाने पर एक नौकर आया। मिश्रा जी ने कहा, हमें आपके मालिक से मिलना है, बहुत जरूरी काम से आए हैं। नौकर अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस बाहर आया और गेट खोलकर उन दोनों को अंदर ले गया। दोनों को हॉल में बैठने के लिए कहा। 5-10 मिनट बाद एक महिला आई। उसकी उम्र लगभग 50 साल होगी। हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। गौरी के पिता ने अपना और अपने मित्र का परिचय देते हुए उन्हें सारी बात बताई। शीशे का जिक्र सुनते ही उस महिला की आंखें नम हो गई। वो कहने लगी, मेरा बेटा कार्तिक बहुत ही होनहार था, हर बात में अव्वल रहता था। उसके 2 ही शौक थे, एक्टिंग और बाइक राइडिंग। पर किसे पता था कि उसका शौक ही उसकी जान ले लेगा। आज से 2.5 साल पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था। वो जब भी घर पर होता था तो सारा दिन उस शीशे के साथ रहता था। उसी के सामने खाना पीना, उसी से बातें करना, उसी के सामने अपनी एक्टिंग की प्रैक्टिस किया करता था। जब वो नहीं रहा तो मैंने सोचा कि अब मैं इस शीशे का क्या करूंगी। इसीलिए मैंने इस शीशे को मार्केट में बेच दिया। ये कहकर वो महिला जोर जोर से रोने लगी। गौरी के पिता और उनके मित्र ने उन्हें ढांढस बंधाया और सारी बात उन्हें बताई और उनसे कहा कि क्या आप वो शीशा फिर से लेना चाहेंगी, क्योंकि उसमें आपके बेटे की आत्मा है। वो आपके साथ रहेगा तो आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। महिला रोते हुए कहने लगी, मेरे बेटे को ऐसे अपने साथ रखकर तो मेरी आत्मा भी रोज दुख पाएगी। क्या उसकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं हो सकता? कुछ देर सोचने पर मिश्रा जी ने कहा, देखिए, क्योंकि उसकी अकाल मृत्यु हुई है इसीलिए ये तो ईश्वर के हाथ में ही है। हम तो कुछ नहीं कर सकते। पर हाँ, यदि आपको उचित लगे तो शीशे को मंदिर में लगवा देते हैं। उस महिला को उनका ये प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा। महिला भी उन दोनों के साथ गौरी के घर जाने के लिए रवाना हो गई। गौरी के पिता ने गौरी की माँ और गौरी को फोन करके घर आने को कहा। कुछ ही देर में सभी लोग गौरी के घर पर थे। कार्तिक की माँ गौरी के रूम में गई और धागे से बंधे शीशे के सामने खड़ी हो गई। उधर उनका प्रतिबिंब उन्हें रोता हुआ दिखाई दिया। वो शीशे से लिपटकर रोने लगी, मेरा प्यारा बच्चा, तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया? कुछ देर तक शीशे को गले से लगाए रखा और अपने आंसू पोंछते हुए वो चुपचाप खड़ी हो गई। उन्होंने देखा कि अब उनका वो प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था। अपने बेटे को खुश जानकर उस औरत के मन को राहत मिली। बाहर लोडिंग रिक्शा आ गया था। शीशे को सावधानी के साथ रख दिया गया। गौरी की आंखें नम हो गई थी। उसे लगा मानो कोई अजीज दोस्त उससे विदा ले रहा है। लोडिंग रिक्शा स्टार्ट हुआ और उसी के साथ गौरी भी अपने पूरे परिवार के साथ अपनी कार में बैठ गई। सब उस लोडिंग रिक्शा को फॉलो कर रहे थे। वो रिक्शा एक भव्य मंदिर के सामने जाकर रुक गया। शीशे को सावधानी के साथ उतारा गया। सब लोग उस शीशे के पीछे हो लिए। शीशे को मंदिर में लगवा दिया गया और सभी लोग हाथ जोड़कर कार्तिक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगे। कुछ देर बाद मंदिर के पट बंद किए गए और जैसे ही मंदिर के पट दोबारा खोले, वो शीशा एक जोरदार आवाज के साथ
नीचे जमीन पर गिरकर टूट गया। शीशे के टूटते ही सभी लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। अब सब लोग समझ गए थे कि कार्तिक की आत्मा को शांति मिल चुकी है और अब कार्तिक की आत्मा उस शीशे से हमेशा के लिए मुक्त हो गई थी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए सुनते हैं हमारी अगली भूतिया कहानी। आज तानिया बहुत ज्यादा खुश थी। आज उसकी शादी होने वाली थी। तानिया और आरव की मुलाकात एक गार्डन में हुई थी। तानिया के सिर्फ पापा ही थे जिन्हें छोड़कर वो शहर में प्राइवेट नौकरी करती थी और आरव एक अनाथ था। दोनों ने कोर्ट में जाकर शादी करने का फैसला किया। आरव बहुत बिजी रहता था और अक्सर काम के सिलसिले में बाहर जाता रहता था। तानिया तैयार होकर बैठ गई थी। तभी मोबाइल पर आरव का फोन आया। तानिया ने कहा, कितना टाइम और लगेगा? मैं कब से तैयार होकर बैठी हूँ। आरव थोड़े गंभीर स्वर में कहता है, सॉरी तानिया, आज शादी नहीं हो सकती। मुझे एक बहुत बड़ी डील के लिए अभी ही बाहर जाना होगा। हमें शादी का प्रोग्राम किसी और दिन करना होगा। तभी तानिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो बिना कुछ कहे मोबाइल को जमीन पर पटक देती है और सारा सामान अस्त व्यस्त करके अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी ही देर में डोरबेल बजती है। तानिया उस समय रो रही थी। फिर अपने आंसू पोंछते हुए उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा आरव बाहर खड़ा था और उसके हाथ में एक सूटकेस था। अब क्यों आए हो यहाँ से? चले जाओ अपनी डील के लिए, तानिया रोते हुए कहने लगी। उसके ऐसा कहते ही आरव ने उससे कहा, सॉरी तानिया, लेकिन मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? तानिया उत्सुकता से पूछने लगी। यही कि हम आज ही शादी करेंगे, लेकिन अलग तरीके से। तभी तानिया ने कहा, अलग तरीके से? आरव ने कहा, हाँ, लेकिन उसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अभी तुम तैयार हो जाओ। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाया हूँ। तानिया ने बैग खोलकर देखा तो उस बैग में 9 लखा हार, कंगन, हीरे लगे रेशमी साड़ी और भी बहुत कुछ था। उसे देखकर तानिया बहुत खुश हो गई। उसके बाद आरव ने कहा, जब तुम इसे पहनोगी तो और भी ज्यादा सुंदर लगेगा। तानिया कहने लगी, अच्छा ठीक है, तुम थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं अभी तैयार होकर आ जाती हूँ। और तानिया अंदर चली जाती है और आरव वहीं बैठ जाता है। तभी तानिया का टूटा मोबाइल वाइब्रेट होता है जिसमें आरव का कॉल आ रहा था। उस कॉल को देखकर वहां आया वो नकली आरव कुटिल मुस्कान के साथ उस मोबाइल को अपने पैरों से कुचल देता है। तानिया और आरव आधे घंटे बाद गाड़ी में बैठकर कोर्ट के लिए निकल पड़ते हैं। तानिया बहुत खुश थी। तभी आरव ने गाड़ी कोर्ट की तरफ ना ले जाकर दूसरी तरफ मोड़ दी। तानिया ने चौंक कर उससे पूछा, अरे आरव, कोर्ट जाने का रास्ता तो उधर है ना? तभी आरव ने कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें एक और सरप्राइज देना चाहता हूँ। तानिया पूछने लगी, कैसा सरप्राइज? आरव ने कहा, बस थोड़ा इंतजार करो, सब पता चल जाएगा। थोड़ी ही देर में गाड़ी एक भव्य और विशाल बंगले पर जाकर रुक गई। तानिया हैरानी से कहने लगी, आरव, ये तुम कहाँ ले आए मुझे? आरव ने कहा, अंदर चलो, सब पता चल जाएगा। दोनों अंदर जाते हैं। मुख्य द्वार पर लोग उनके स्वागत के लिए खड़े थे। तभी एक महिला वहां पर आती है और कहती है, अरे वाह, ये तो हीरा है। तानिया को समझने में देर नहीं लगी कि ये आरव का घर था और ये सारे लोग उसके परिवार के सदस्य। तानिया ने आरव से कहा, तुमने मुझे अपनी फैमिली के बारे में पहले क्यों नहीं बताया?
आरव तान्या को समझाते हुए बोला, ताकि तुम मुझे देखकर शादी करो, मेरी दौलत को देखकर नहीं। अच्छा, अब बातें बहुत हो गई, बाकी की बातें मैं तुमसे बाद में करूंगा। अंदर चलो, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। इतना कहकर वो तान्या को अंदर ले जाने लगा, लेकिन तान्या आरव की तरफ देखने लगी। फिर आरव बोला, हाँ तान्या, यही सरप्राइज है, हमारी शादी यही हमारे घर में होगी। सब अंदर जाते हैं। तान्या अंदर के नज़ारे को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। पूरे बंगले को फूलों से सजाया हुआ था। तान्या ये सब देखकर बहुत खुश थी। शादी के मंत्र चल रहे थे। थोड़ी देर बाद आरव ने तान्या को हार पहनाया। फिर तान्या ने भी जैसे ही आरव को हार पहनाने के लिए अपना सिर ऊपर किया तो वो जोर से चीख पड़ी, क्योंकि वो आरव नहीं था, बल्कि उसकी जगह एक खूंखार शैतान खड़ा था जो बेहद डरावना लग रहा था। उसे देखकर तान्या चीखते हुए वहां से भागने लगी। तभी उसने देखा वहां मौजूद सभी लोग अचानक से शैतान बन गए थे और तान्या को देखकर मुस्कुरा रहे थे। दरअसल ये तान्या को फंसाने के लिए शैतान का छलावा था, जिसमें तान्या बुरी तरह फंस चुकी थी। तान्या गेट से बाहर निकलने ही वाली थी कि उसके पापा की आवाज़ सुनकर वो ठहर गई। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो मंडप में उसके पापा को उस शैतान ने पकड़ रखा था। उन्हें ऐसे देखकर तान्या दौड़ते हुए अपने पापा के पास पहुंचती है। तभी वो शैतान कहता है, अगर अपने पापा को जिंदा देखना चाहती हो तो मुझसे शादी करनी ही होगी। उसके बाद तान्या रोते हुए उस शैतान के गले में वरमाला पहनाती है और फेरों के लिए खड़ी हो जाती है। फिर मांग भरने के लिए वो शैतान सिंदूर ढूंढने लगा, लेकिन उसे सिंदूर कहीं नहीं मिला। वो गुस्से से चिल्लाता हुआ बोला, सिंदूर कहाँ है? उसकी आवाज़ पूरे बंगले में गूंजने लगी। तभी उसने तान्या के पापा के जेब में सिंदूर का रंग देखा, जो उन्होंने अपनी बेटी को शादी से बचाने के लिए छुपा दिया था। वो शैतान हंसते हुए अपने हाथ में पकड़ी तलवार से तान्या के पापा की गर्दन काट देता है और उनके खून से तान्या की मांग को भर देता है। अपने पापा की ये हालत देखकर तान्या जोर जोर से चीखने लगती है और वहीं बेहोश हो जाती है। तान्या को जब होश आया तो वो अस्पताल में थी। आरव उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। तान्या के होश में आते ही वो उसे कहने लगा, क्या हुआ तान्या, तुम बेहोश कैसे हो गई? तान्या आरव को देखकर उसे दूर धक्का मारते हुए कहती है, तुम शैतान हो, दूर रहो मुझसे। आरव हैरानी से उससे पूछने लगा, क्या हुआ तान्या? मैं आरव हूँ, तुम ये सब कैसी बातें कर रही हो? मैंने जब तुम्हें फोन लगाया तो तुमने मेरा फोन उठाया ही नहीं। मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी और इसीलिए मीटिंग से जल्दी आकर मैं तुम्हारे घर गया तो तुम अपने कमरे में बेहोश पड़ी थी। तभी तान्या ने देखा कि उसके पापा भी वहीं खड़े थे। ये सब देखकर तान्या अपने आप से कहने लगी, तो वो सब क्या था? क्या वो एक सपना था? उसके बाद तान्या के पापा और आरव उसे घर ले आते हैं। तान्या अब भी कहीं खोई खोई सी थी। तभी आरव ने उससे पूछा, क्या हुआ तान्या, तुम क्या सोच रही हो? तभी तान्या ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आरव कहने लगा, अच्छा ये बैग तुम्हारा है क्या? तान्या ने कहा, कौन सा बैग? आरव कहने लगा, यही जो तुम्हारे पास पड़ा है, देखो तो इसमें क्या है। आरव बैग खोलने लगता है, जिसे देखकर तान्या बहुत डर जाती है, क्योंकि उस बैग में वही जेवरात थे जिसे पहनकर उसने शादी की थी।
अब वो सोचने लगी कि मतलब वाकई में वो सपना नहीं बल्कि हकीकत था। तभी आरव बोला, अरे वाह, कितने खूबसूरत जेवरात हैं। आखिर ये किसकी हो सकते हैं? वो हमारे पड़ोसी है ना, शायद वही लाए होंगे। ये हमारे पुश्तैनी आभूषण हैं। तभी आरव ने कहा, अच्छा तुम आराम करो, मैं बस अभी आता हूँ। और तानिया फिर उसी बात में खो गई कि आखिर ये कैसे हो सकता है। ये 21वीं सदी है। नहीं, ये जरूर मेरा भ्रम है। तभी अचानक तानिया के कमरे में कुछ हलचल सी हुई और वहां एक डरावना आदमी आकर खड़ा हो गया। ये वही शैतान था जिससे तानिया ने शादी की थी। कैसी हो तानिया? अपने ससुराल नहीं जाना क्या? तानिया डर के मारे कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, बस भूत बनकर जम सी गई। तभी उस शैतान ने कहा, 2 दिन के बाद मैं तुम्हें इस दुनिया से ले जाऊंगा, हमारी दुनिया में। उस प्रेत के जाने के बाद तानिया फिर वहीं बेहोश हो गई। जब कुछ देर बाद उसे होश आया तो आरव को उसने फोन किया। हेलो आरव। और तानिया ने आरव को पूरी बात बताई। उसे सुनकर आरव हंसने लगा और कहने लगा, अरे तानिया, तुम भी ना, मैं तुमसे कोर्ट मैरिज नहीं कर पाया तो तुम मुझे ये सब बोलकर डरा रही हो कि अगर मैंने तुमसे जल्दी शादी नहीं की तो तुम्हें भूत ले जाएगा। तभी तानिया ने कहा, नहीं आरव, मेरी बात। लेकिन आरव ने तानिया की बात को बीच में काटते हुए ही कहा, देखो तानिया, कल सुबह तुम तैयार रहना, अब हम कल ही शादी करेंगे, पक्का प्रॉमिस। और इतना कहकर आरव ने फोन कट कर दिया। अब तानिया इस बात को भुलाकर शादी की तैयारी करने लगी। अगले दिन आरव और तानिया ने शादी कर ली और अपने घर आ गए। कुछ देर बाद तानिया अपने कमरे में आराम करने के लिए जाती है। वहां पर लाइट बंद थी। जैसे ही तानिया ने लाइट ऑन की तो बेड पर वही शैतान बैठा था, वो भी दूल्हे के गेटअप में। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसे अचानक देखकर तानिया बहुत घबरा गई। तभी वो शैतान कहने लगा, मैंने बोला था ना, तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, फिर तुमने उस लड़के से शादी क्यों की? तानिया बहुत ज्यादा डर गई। वो कहने लगी, मैंने। तभी वो शैतान बोला, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, 2 दिन पूरे हुए, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और ऐसा कहते ही कमरे के चारों ओर धुआं फैल गया और तानिया बेहोश हो गई। कुछ देर बाद आरव तानिया के कमरे में आया, लेकिन तानिया कहीं नजर नहीं आई। तानिया को बहुत ढूंढा गया पर उसका कोई पता नहीं चला और उस दिन के बाद से तानिया कभी वापस लौटी ही नहीं। उस शैतान ने कहा था कि वो उसे अपनी दुनिया में अपने साथ ले जाएगा और वो उसे ले गया। तानिया बार बार आरव को यही बताने की कोशिश कर रही थी, पर उसने उसकी बात को मजाक में टाल दिया और उसकी एक भी नहीं सुनी। उसके बाद आरव हमेशा इसी सदमे में रहने लगा कि काश मैंने तानिया की बात एक बार सुन ली होती। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इन दोनों कहानियों में से आपको कौन सी कहानी ज़्यादा अच्छी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। अगर आप अपनी कोई हॉरर स्टोरीज मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आपको मेरी इंस्टा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां जाकर अपनी हॉरर स्टोरीज मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और आप कौन से टॉपिक्स पर हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद करेंगे, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। चलिए, ऐसी ही और भी डरावनी, भूतिया और रहस्यमय कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा।